हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल वन एग्जाम में। आज हम टॉप 50 क्वेश्चन पर बात करेंगे, जिसमें से करीब 20 क्वेश्चन मैंने हिंदी के रखे हैं और 30 क्वेश्चन मैंने जीएस के रखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी के भी मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे आपको और जीएस के भी। ठीक है फ्रेंड्स, और प्रत्येक क्वेश्चन का मैंने बहुत अच्छे से व्याख्या भी की है। ठीक है फ्रेंड्स, पेन कॉपी साथ में लेके बैठें, जिस क्वेश्चन से भी जो भी मैं बताऊँ उन्हें नोट करते हुए चलें। ठीक है फ्रेंड्स, और ये एग्जाम दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फिर शुरू करते हैं। और जिसने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, प्रत्येक दिन आपको वीडियो मिलती है जीएस मिक्स, हिंदी मिक्स और उत्तराखंड मिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहाड़ी भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आया किस कौन सा पहाड़ी भाषा कि ठीक है पहाड़ी भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, इसमें आंसर आ जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पहाड़ी भाषा का जो विकास हुआ है किस अपभ्रंश हुआ है, वो है खस अपभ्रंश से। किससे हुआ है? खस अपभ्रंश है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आया शोरसैनी अपभ्रंश। ठीक है, शोरसैनी अपभ्रंश से 3 उपभाषाओं का विकास हुआ है। कौन कौन सी? एक तो आती है आपकी पश्चिमी हिंदी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी आती है, फिर उसके बाद गुजराती आती है। ठीक है, गुजराती आती है, उसके बाद राजस्थानी हिंदी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी, गुजराती हिंदी, राजस्थानी हिंदी का विकास किससे हुआ है? शोरसैनी अपभ्रंश है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछ रहा है कि अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश हुआ तुम्हारा पूर्वी हिंदी का विकास। किसका हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर है मागधी अपभ्रंश। ठीक है, मागधी अपभ्रंश से 4 उपभाषाओं का विकास हुआ है। कौन कौन से बताओ? एक तो बांग्ला भाषा आ जाएगी, बांग्ला। ठीक है, बिहारी, बिहारी, उड़िया। ठीक है, फिर आएगी आपकी उड़िया, और एक आती है तुम्हारी असमिया। ठीक है फ्रेंड्स, असमिया। ठीक है फ्रेंड्स, मागधी अपभ्रंश है बांग्ला, उड़िया, बिहारी और असमिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? यानी कि पहाड़ी भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, किससे हुई है विकसित? तुम्हारी खस अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राजभाषा अधिनियम कब आया था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1963 में। ठीक है, प्रथम राजभाषा अधिनियम कब आया था? 1963 में। ऐसा आता है कि प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, प्रथम राजभाषा आयोग आएगा तो 7 जून 1955। ठीक है, 7 जून 1955 में गठन हुआ था प्रथम राजभाषा आयोग का, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? वीजी खैर। ठीक है, बाल गंगाधर खैर बनाए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तालव्य उच्चारण वर्ण नहीं है, यानी कि तालव्य से किसका उच्चारण नहीं है इनमें से। ठीक है, देखो जय, जय तुम्हारा तालव्य से उच्चारण होता है, ई का भी तालव्य से होता है और य का भी तालव्य से होता है। ठीक है, और इसमें आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? ए, क्योंकि यह तुम्हारा कंठ तालव्य है। कंठ, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य से किसका उच्चारण होता है तुम्हारा? ए का। ठीक है, और एक आता है तुम्हारा ये बड़ा वाला ए। ठीक है, इसका भी कंठ तालव्य से उच्चारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत आते हैं दो, और एक तो आता है तुम्हारा ओ और औ। ठीक है, इनको होता है कंठ ओष्ठ्य से उच्चारण। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दोबारा। इसमें शुद्ध वर्तनी जो है वो कौन सा शब्द है? दोबारा। ठीक है, वैश्य, देखो वैसे तुम्हारा गलत लिखा हुआ है, क्योंकि वैश्य होता तुम्हारा ये। ठीक है, वैश्य। ठीक है, उसके बाद सैनिक, सैनिक पे डबल मात्रा आती है सैनिक। ठीक है, सैनिक, और एक्ट भी तुम्हारा गलत है, एक्ट होता है। ठीक है, एक्ट, एक्ट नहीं होता, क्या होता है? एक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इसमें जो यानी कि शुद्ध वर्तनी है वो कौन सी है? दोबारा, बाकी सब तुम्हारे अशुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, जिसमें कि स्वर संधि में 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत देखो सत्या, ठीक है, सत्याग्रह, सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह, इसमें आ जाएगी दीर्घ स्वर संधि तथैव। ठीक है, तथा प्लस एब, इसमें हो जाएगी तुम्हारी वृद्धि संधि। ठीक है, इसमें आ जाएगी तुम्हारी यण संधि भी। ठीक है, सखी प्लस आगमन, यहाँ पर दे रखा तुम्हारा संकलन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? संकलन, क्योंकि संकलन किसके अंतर्गत आएगा तुम्हारा? व्यंजन संधि के। ठीक है, इसका संधि विच्छेद होगा तो कैसा होगा? सम प्लस कलन। ठीक है, सम प्लस कलन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लेखक, लेखक शब्द के अंत में जाने की प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है तुम्हारा? अक। ठीक है, पूछा है यानी कि जो मूल शब्द के, ठीक है, पीछे शब्द जोड़ते हैं या शब्दांश जोड़ते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय। ठीक है, और जो मूल शब्द के आदि या प्रारंभ में शब्द लगते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अव्यय नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर किसकी बात चल रही है? अव्यय। ठीक है, अव्यय क्या होते हैं? ठीक है, अव्यय को हम अविकारी शब्द भी कह सकते हैं। ठीक है, कह सकते हैं अविकारी शब्द। ठीक है फ्रेंड्स, अविकारी शब्द जो होते हैं तुम्हारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मादि बोधक। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि
जो तुम्हारे अविकारी या फिर अव्यय होते हैं उनकी क्या पहचान होती है, यानी कि जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन न हो, ठीक है, यानी कि लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन न हो तो वो शब्द क्या कहलाते हैं तुम्हारे अविकारी शब्द या फिर अव्यय। ठीक है, इसमें देखो परंतु, परंतु में लिंग या वचन के अनुसार परिवर्तन कर सकते हो, ठीक है, नहीं हो सकता, ना ही तुम्हारा इसलिए में हो सकता, ना ही आज में हो सकता। ठीक है, इसमें सही आंसर क्या जाएगा तुम्हारा, अव्यय क्या है, नीला, क्योंकि नीले का क्या हो जाएगा, नीली भी हो जाएगा। ठीक है, लिंग परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, अब नीला है तो पुल्लिंग है और नीली आ जाएगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और नीले, ठीक है, वचन में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या जाएगा, नीला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में तत्सम शब्द नहीं है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सतसई। सतसई का तत्सम क्या होता है बताओ, सतसई का तत्सम होता है सप्तसती। क्या होता है, सप्तसती। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखा संधि। ठीक है, संधि तुम्हारा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव बनेगा तुम्हारा सैंध। क्या बनेगा, सैंध। ठीक है, सौभाग्य, सौभाग्य तत्सम शब्द है, इसका यानी कि तद्भव क्या बनेगा, इसका बनेगा सुहाग। क्या बनेगा, सुहाग। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर शिक्षा, शिक्षा भी तत्सम शब्द है, इसका बनेगा सीख। तद्भव क्या बनेगा, सीख। यानी कि सत्सी जो है वो तुम्हारा कैसा शब्द है, तद्भव। ठीक है, और सत्सी का तत्सम क्या होता है, सप्त सती। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जातिवाचक मतलब क्या होता है, देखो यानी कि जो जाति की, यानी कि जाति का उल्लेख करे, यानी कि जो बहुत से हों। ठीक है, इसमें देखो नदी, विशेष नदी का नाम दे रखा, यानी कि यहाँ पर अगर पूछा जाए कि नदी, नदी के अंतर्गत तो सारी नदियाँ जाएंगी, चाहे तो गंगा हो, गोदावरी हो, यमुना हो, यानी कि ब्रह्मपुत्र हो। ठीक है, दही, ठीक है, दही तुम्हारा द्रव्यवाचक में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कमल, ठीक है, कमल का भी यानी कि कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, कि ब्रह्म कमल या फिर और कमल की प्रजाति होती है। ठीक है, ये भी तुम्हारा किसके अंतर्गत आएगा बताओ, जातिवाचक के। हिमालय देखो, हिमालय पर्वत है, एक पर्वत है, विशेष नाम दे रखा है हिमालय पर्वत। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आएगा तुम्हारा, व्यक्तिवाचक के। ठीक है फ्रेंड्स, और तुम्हारी संज्ञाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, संज्ञा होती हैं तुम्हारी 5 प्रकार की। हिंदी में संज्ञा कितनी प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की। कौन कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो आ जाएगा यानी कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो हिमालय। अगला क्वेश्चन है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 3 प्रकार के। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं बताओ, एक तो होता है तुम्हारा कर्तृवाचक, ठीक है, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, फिर होता है तुम्हारा कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, और एक होता है तुम्हारा भाववाच्य। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, विधु इंदु किसके पर्यायवाची हैं, विधु और इंदु किसके पर्यायवाची हैं, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किसके हैं, चंद्रमा के पर्यायवाची। ठीक है, चंद्रमा के और पर्यायवाची देख लेते हैं हम, जैसे आगा शशि। ठीक है, शशि किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का है। उसके बाद रजनीश, रजनीश। ठीक है, उसके बाद राकापति, राकापति। उसके बाद देखो राकेश, राकेश। ठीक है, मयंक, मयंक। ठीक है, उसके बाद आएगा सुधांशु और छपाकर। ठीक है, सुधांशु और छपाकर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सभी याद करना। ठीक है फ्रेंड्स, अब हो जाए इसमें कि यानी कि जो चांदनी आया है कि चांदनी के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, चांदनी के पर्यायवाची होते हैं, तो तुम्हारा होता है ज्योत्सना। ठीक है, क्या होता है, ज्योत्सना, और एक होता है तुम्हारा कौमुदी, कौमुदी। ठीक है, ज्योत्सना और कौमुदी किसके पर्यायवाची होते हैं, चांदनी के। ठीक है फ्रेंड्स, हो जाए कि रात के पर्यायवाची। ठीक है, रात के पर्यायवाची आएंगे तो रात के पर्यायवाची देखो, यामा, निशी, यामा आ जाएगा। ठीक है, निशी आ जाएगा, विभावरी, विभावरी। उसका उसके बाद आएगा त्रियामा, त्रियामा, रजनी और रैन। ठीक है, किसके पर्यायवाची है तुम्हारे, रात के। इसका सही आंसर क्या जाएगा, इनकी विधु और इंदु किसके पर्यायवाची है तो चंद्रमा के। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अनुलोम और आमिष। ठीक है, ये दो शब्द दे रखे हैं, एक तो अनुलोम और आमिष, शब्दों के विलोम शब्द हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही इनके विलोम शब्द बताने। ठीक है, अनुलोम का विलोम क्या होता है तुम्हें पता चाहिए, प्रतिलोम। ठीक है, और आमिष का विलोम क्या होता है, निरामिष। इसका सही आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, दूसरों के दोषों को खोजना, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ठीक है, यहां पर बात चलिए दूसरे के दुखों को खोजना, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छिद्रान्वेषण। ठीक है, यहां पर अगर आता कि यानी कि दूसरों के दोषों को खोजने वाला, ठीक है, अगर यहां पर खोजने वाला लग जाता तो आता आपका छिद्रान्वेषी। ठीक है, यहां पर है दूसरों के दोषों को खोजना, तो क्या कहलाएगा, छिद्रान्वेषण। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्न में उद्धरण चिन्ह है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उद्धरण चिन्ह यानी कि जैसे कोई भी किताब का नाम लिख दिया, ठीक है, रामचरित मानस। ठीक है, रामचरित मानस। ठीक है, यानी कि जो ये चिन्ह लगाए जाते हैं ऊपर, इन्हें क्या कहते हैं, उद्धरण चिन्ह। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका सही आंसर क्या आ जाएगा,
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंगल उद्धरण चिन्ह होते हैं और एक तुम्हारे डबल उद्धरण चिन्ह होते हैं। ठीक है, इसमें देखो ये दे रखा है। ठीक है, ये चिन्ह जो है वो कौन सा तुम्हारा, यह तुम्हारा त्रुटि बोधक। ठीक है, त्रुटि बोधक या फिर हंस पद। हंस पद जो चिन्ह है वो तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी वाला है। और ये जो चिन्ह है तुम्हारा वो कौन सा है, लाघव चिन्ह। ठीक है, लाघव चिन्ह। ठीक है, यानी कि किसी भी शब्द को संक्षिप्त लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो लाघव चिन्ह का। जैसे डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर के पीछे जो लगाया जाता है डॉक्टर। ठीक है, यही तुम्हारा कौन सा है, लाघव चिन्ह। और ये स्टार्टिंग में जो है ए ऑप्शन में यह तुम्हारे लोप चिन्ह। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या आएगा कि उद्धरण चिन्ह कौन से, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, पो बारह होना मुहावरे का अर्थ है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लाभ ही लाभ होना। अगला क्वेश्चन है, जहां बिना कार्य के, ठीक है, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा। ठीक है, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन सा होगा, विभावना अलंकार। ठीक है फ्रेंड्स, विभावना अलंकार का एक यानी कि भेद देख लो, यानी कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे पने विधि नाना। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बात चलिए, यानी कि बिनु पग चले यानी कि बिना पैरों के तो वो चल रहा है। ठीक है, और सुने बिनु काना, और सुन कैसे रहा, बिन के बिना कान के। ठीक है, कर बिनु कर्म करे, ये बताओ हाथों के बिना कोई कार्य कर सकता है, नहीं कर सकता। ठीक है, कर बिनु कर्म करे यानी कि हाथों के बिना तो कार्य कर रहा है, और बन क्या रहा है, विधि नाना। ठीक है फ्रेंड, यानी कि बिना कारण के कार्य हो रहा है, तो इसमें जो अलंकार आएगा वो कौन सा आएगा, विभावना अलंकार। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्न में मंगलेश डबराल का यात्रा वृतांत है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन सा है, एक बार आयोबा। ठीक है, अगर देखा जाए, कवि का अकेलापन, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता। ठीक है, ये सभी रचनाएं किसकी हैं, मंगलेश डबराल की ही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इनका जो यात्रा वृतांत है तो वो कौन सा तुम्हारा, एक बार आयोबा। अगर पूछा जाए कि मंगलेश डबराल को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था वो किस रचना पर मिला था, ठीक है, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, और कब मिला था इन्हें हम जो देखते हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, इन्हें मिला था 2000 में। ठीक है, कब मिला था, 2000 में। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना पर भोपाल लोकगीत 1984 किसने लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तुम्हारी, कब हुई थी बताओ। ठीक है, ये हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। कब हुई थी, 3 दिसंबर 1984 को। और जिसमें यानी कि गैस का रिसाव हुआ था वो कौन सी थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, उसी दुर्घटना पर, ठीक है, एक कवि थे जिन्होंने लिखा था भोपाल लोकगीत 1984, और वो कौन थे तुम्हारे, उसका सही आंसर आ जाएगा तुम्हारा राजेश जोशी। ठीक है, कौन थे, राजेश जोशी। अगला क्वेश्चन है, सरकार के राजपत्र, ठीक है, राजपत्र या फिर गजट। ठीक है, सरकार के राजपत्र गजट में प्रकाशित होने वाली सूचना क्या कहलाती है। ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा अधिसूचना। क्या कहलाएगी, अधिसूचना। ठीक है फ्रेंड्स, सरकार के राजपत्र या फिर गजट में जो प्रकाशित सूचनाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, अधिसूचना। अगला क्वेश्चन है, पत्र लिखने का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, इसका सही आंसर आ जाएगा संक्षिप्तता। ठीक है, संक्षिप्तता का यानी कि जो पत्र ये नहीं कि बढ़ा चढ़ा के या बहुत लंबा लिखना पड़ता है, लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि पत्र की जो महत्वपूर्ण जो तत्व होता है वो क्या क्या होता है, संक्षिप्तता। ठीक है, पत्र के जो महत्वपूर्ण यानी कि तत्व कितने होते हैं, 6 प्रकार के। ठीक है फ्रेंड्स, इसका यानी कि पत्र का जो प्रथम तत्व होता है तो वो कौन सा होता है, उद्देश्य। ठीक है, प्रथम होता है उद्देश्य, और सबसे महत्वपूर्ण तत्व आएगा तो संक्षिप्तता। अगला क्वेश्चन है, यहाँ तक क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तक आपकी हिंदी हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, और अब जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, और अच्छे से इन्हें नोट करना। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फिर शुरू करते हैं। 16 महाजनपदों का उल्लेख जैन धर्म के किस साहित्य में मिलता है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किस में मिलता है, भगवती सूत्र में। यहाँ पर बात चलिए किसकी, जैन धर्म के किस साहित्य में मिलता है। ठीक है, 16 जनपदों का उल्लेख अगर पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में मिलता है तो अगुत्तर निकाय में। ठीक है, और जैन धर्म में पूछा जाएगा तो भगवती सूत्र में। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसके काल को कहते हैं, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गुप्त काल को। ठीक है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसके काल को कहते हैं, गुप्त काल को। ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त। पूछा जाए कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे, ये थे चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, वास्तविक संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है फ्रेंड्स, और पूछा जाए क्या कि गुप्त काल में जो सोने के सिक्के चलते थे उन्हें क्या कहते थे। ठीक है, सोने के सिक्कों को कहते थे दिनार, और चांदी के सिक्के को क्या कहते थे, रूप का। क्या कहते थे, रूप का। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था। ठीक है, यानी कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलवार नयनार संतों द्वारा। ठीक है, अलवार बे नयनार संतों द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 24, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे। ठीक है, यानी कि औरंगजेब ने दक्षिण के 2 राज्य विजित किए थे, वो कौन थे? इसका सही आंसर आ जाएगा बीजापुर और गोलकुंडा। कौन कौन से थे? बीजापुर और गोलकुंडा। हो जाए कि बीजापुर को औरंगजेब ने कब जीता था? तो उन्होंने जीता था 1986 में। और गोलकुंडा कब जीता था? 1987 में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? ठीक है फ्रेंड्स, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। और पूछा जाए यानी कि पुर्तगाल का, यानी कि पुर्तगाल का जो वास्तविक वायसराय था वो कौन था? ठीक है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क था। पूछा जाए कि पुर्तगाल का प्रथम भारतीय वायसराय बन के कौन आया था? तो वो थे तुम्हारे फ्रांसिस दी अल्मीडा। ठीक है, फ्रांसिस दी अल्मीडा ने इन्होंने नीले रक्त की नीति, ठीक है, नीले रक्त की यानी कि नीले जल की नीति या फिर शांत जल की नीति अपनाई थी। क्यों क्यों अपनाई थी इन्होंने? क्योंकि जो अरब सागर था, यानी कि उसके व्यापार को, यानी कि अपने हाथों में स्थानांतरित करने से संबंधित। ठीक है फ्रेंड्स, हो जाए कि अल्बुकर्क ने गोवा को किससे छीना था? तो इन्होंने छीना था 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से। किसने छीना था बताओ? यूसुफ आदिल शाह से। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? आपको पता होना चाहिए कि स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई थी? 1793 में। उस समय वायसराय कौन थे? कॉर्नवालिस। ठीक है, कौन कौन थे? कॉर्नवालिस वायसराय थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सेना नेतृत्व, ठीक है, यहां पर बात चलिए कि विद्रोह का सेना नेतृत्व किसने किया? ठीक है, 1857 की क्रांति कब हुई थी? ठीक है, भारत में फैल गई थी 10 मई 1857 को। कहां से शुरू हुई थी? मेरठ से। मेरठ उत्तर प्रदेश से। अब हो जाए कि दिल्ली में जो नेतृत्व किया था सेना का, ठीक है, सेना नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बख्त खान ने। ठीक है, हो जाए उस समय यानी कि दिल्ली, ठीक है, दिल्ली पे किसका शासन था? तो वो थे बहादुर शाह जफर। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्हीं के साथ इनके सैनिक कौन थे? बख्त खां। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत। ठीक है, इसके अंतर्गत आया भारत शासन अधिनियम 1909। ठीक है, इसके तहत सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, यानी कि जो मुस्लिमों को, यानी कि जो मुस्लिमों को यानी कि मतदान देने का जो शुरुआत की गई थी वो किसके अनुसार की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1909 के। इसका नाम क्या था बताओ? इसका नाम था मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, 1909 के अधिनियम का क्या नाम था? मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है फ्रेंड, अब पूछा जाता है यानी कि ब्रिटिश का, यानी कि जो व्यापार, यानी कि व्यापार समाप्त कर दिया गया था भारत से पूर्णतः से, वो कौन सा था? 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी वो भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत। अगला क्वेश्चन है, MICR का पूर्ण रूप है? ठीक है, MICR। ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, किसका है? MICR का। अगला क्वेश्चन है, अहोम विद्रोह 1828 का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? आपको पता चाहिए कि अहोम विद्रोह कहां पर हुआ था बताओ? असम में। कब हुआ था? यह हुआ था 1828 में। इसके जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? ये किया था ऑप्शन नंबर बी ने। ठीक है, गोमधर कोम्बर ने। किसने किया था? गोमधर कोम्बर ने। अगला क्वेश्चन है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं, इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, BS मिन्हास। ठीक है, BS मिन्हास ने लिखी है कौन सी? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक। अगला क्वेश्चन है, इंद्र किन देशों की संयुक्त सेना का युद्ध अभ्यास है? ठीक है, यहां पर बात चलिए इंद्र। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसका है? यानी कि इंद्र युद्ध अभ्यास किसका है? तो भारत और रूस का। इसके साथ हम और युद्ध अभ्यास देख लेते हैं, जैसे अगर आपका कि टाइगर ट्रम्फ। ठीक है, टाइगर टाइगर ट्रम्फ, टाइगर ट्रम्फ, और इसके बाद आएगा तुम्हारा वज्र प्रहार। ठीक है, वज्र प्रहार किसके बीच है? भारत और अमेरिका के बीच है। ठीक है फ्रेंड्स, उससे अगला देखो, अगर संप्रीति, ठीक है, संप्रीति, संप्रीति आएगा तो किसके बीच आएगा बताओ? संप्रीति और बोंगो सागर। ठीक है, कौन सा आएगा? बोंगो सागर। संप्रीति और बोंगो सागर आएगा तुम्हारा भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, भारत और
बांग्लादेश के बीच आएगा। युद्ध अभ्यास मैंने बता दिया भारत और रूस के बीच, ठीक है। इसके अंतर्गत आया भारत नेपाल, ठीक है, इनके बीच होता है तुम्हारा कौन सा, सूर्य किरण। कौन सा होता है बताओ, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास, भारत और नेपाल के बीच, ठीक है। इसका सही आंसर क्या जाएगा कि इंद्र, यानी कि इंद्र युद्ध अभ्यास किनके बीच होता है, तो भारत और रूस के बीच। अगला क्वेश्चन है 1984 में सियाचिन ग्लेशियर से पाकिस्तान सेना को किस ऑपरेशन द्वारा बाहर निकाला गया था, ठीक है। यानी कि सियाचिन ग्लेशियर से पाकिस्तान सेना को बाहर निकाला गया था किसके द्वारा, भारतीय सेना द्वारा, ठीक है। और ये जो तुम्हारा यानी कि ऑपरेशन चला गया था ये कौन सा था, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑपरेशन मेघदूत। कौन सा ऑपरेशन चला गया था, ऑपरेशन मेघदूत। कब चला गया था, ये चला गया था 13 अप्रैल 1984 को, ठीक है। कब चला गया था, 13 अप्रैल 1984 को। पूरी डेट लिख लेना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है, सिक्किम में, ठीक है फ्रेंड्स, सिक्किम में है, ठीक है। यहां पर देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है तुम्हारा बोमडीला, ठीक है, बोमडीला दर्रा। उसके बाद आएगा तुम्हारा दिफू दर्रा, दिफू। और एक आता है आपका यांग याप दर्रा, ठीक है, यांग याप दर्रा। बोमडीला दर्रा, दिफू दर्रा और यांग याप दर्रा किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पर आया मणिपुर, ठीक है। मणिपुर में कौन सा दर्रा स्थित है बताओ, तुजू दर्रा, ठीक है, तुजू दर्रा। तुजू दर्रा किसे किसे जोड़ता है, भारत और म्यांमार को, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आया आपका सिक्किम, ठीक है। सिक्किम के दर्रे देख लेते हैं। सिक्किम के दर्रे आएंगे आपके, ठीक है, नाथुला और जलेपला, ठीक है। नाथुला मैंने बता दिया आपको और जलेपला। इसका सही आंसर क्या जाएगा कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर, ठीक है। पूछा कि सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है इसमें, तो अरावली पर्वत ही आता है। किस राज्य में आता है, यह आता है आपके राजस्थान में, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसके अंतर्गत देखो अन्नाई मुदी, ठीक है। अन्नाई मुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और किस पर्वत श्रेणी की है, तो अन्नामलाई की, ठीक है। अन्नाई मुदी की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 2695 मीटर, ठीक है। पूछा है कि डोडा बेट्टा, ठीक है, डोडा बेट्टा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, और किस श्रेणी की है, तो नीलगिरी श्रेणी की, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर क्या जाएगा कि अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, उत्तराखंड, ठीक है। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर आएगा तो प्राथमिक तो आएगा उत्तराखंड। कब लागू की थी बताओ, ये की थी 12 जुलाई 2022 को। कब की थी, 12 जुलाई 2022 को। पूछा है यानी कि उच्च स्तर पे की गई थी नई शिक्षा नीति लागू किस राज्य में, तो गोवा में, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है एक भारत श्रेष्ठ भारत किस मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। हम देख लेते हैं कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत, ये जो अभियान चला गया था वो कब चलाया गया था, ये चला गया था आपका 31 अक्टूबर 2015 को, ठीक है। क्यों चला गया था बताओ, ये चला गया था यानी कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनकी 140वीं वर्षगांठ पर चलाया गया था, ठीक है, और भारत से संबंधित है, ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। अब पूछ जाए ये किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है तराई के प्रथम द्वितीय तृतीय युद्ध क्रमशः हुए थे, ठीक है। तराइन के द्वितीय यानी कि प्रथम द्वितीय और तृतीय, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, सिर्फ आपको दो युद्ध पता होंगे तराइन के, एक तो 1191 में, एक पता होगा तुम्हारे 1100, ठीक है, एक 1191 में और एक 1192 में और एक हुआ था तुम्हारा 1215 में, ठीक है फ्रेंड्स। पूछा जाए कि यानी कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था, ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच। इसमें जो थे मोहम्मद गौरी हार गए थे, ठीक है, और दूसरा जो तराइन का युद्ध हुआ था वो भी इन्हीं के बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच, ठीक है। और दूसरे तराइन के युद्ध में यानी कि मोहम्मद गौरी जीत गया था, ठीक है फ्रेंड्स। और जो 1215 में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स, वो हुआ था तुम्हारा यानी किसके समय, इल्तुतमिश के समय, ठीक है। एक एल्दोस थे जो कि तुम्हारे करीब मान के चलो जो अफगानिस्तान के शासक थे, ठीक है, वो आए थे, उन्होंने भेजे थे, ठीक है। इसका सही आंसर क्या जाएगा, यानी कि जो तराइन के प्रथम द्वितीय और तृतीय युद्ध हुए थे कब कब हुए थे, एक तो 1191 में हो गया, एक 1192 में हो गया और तीसरा कब हो गया, 1215 में, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, राइन नदी। अगला क्वेश्चन है बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर
चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फू दोरजी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, यानी कि एवरेस्ट पर सर्वप्रथम कौन चढ़े थे? ठीक है, एवरेस्ट पर सर्वप्रथम चढ़े थे 1953 में। कौन चढ़े थे बताओ? ठीक है, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे चढ़े थे। ठीक है, हो जाए कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल कब चढ़ी थी बताओ? ये चढ़ी थी 24 मई 1984 को। कब चढ़ी थी? 24 मई 1984 को। ठीक है, हो जाए कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला, ठीक है, वो थी तुम्हारी जुंको तबई। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या जाएगा कि बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? फू दोरजी। अगला क्वेश्चन है, भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 943, यानी कि 943 महिलाओं की संख्या है कितने पुरुषों पर? 1000 पुरुषों पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब पूछ जाए कि भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है? तो केरल। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य तो अगर तुम्हारा हरियाणा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? आपको पता होना चाहिए, जो नरेगा अधिनियम आया था वो कब आया था? 2005 में। कब आया था? सितंबर 2005 में। पूछ जाए कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को यानी कि लागू कब कर दिया गया था? इसे क्या था? 2 फरवरी 2006 को। ठीक है फ्रेंड्स, वो पूछ जाए यानी कि जो नरेगा का नाम मनरेगा हो गया था वो कब हो गया था? यानी कि महात्मा गांधी नाम जुड़ गया था, महात्मा गांधी नाम जुड़ा था 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है फ्रेंड्स, नरेगा आएगा तो 2 फरवरी 2006, मनरेगा आएगा तो 2 अक्टूबर 2009, और अधिनियम जो था वो कब आया था? सितंबर 2005। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई थी? ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी बताओ? ये हुई थी 12 जुलाई 1982 को। किस समिति की सिफारिश पर? ये हुई थी तुम्हारी शिवरमन समिति की सिफारिश पर। शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और पूछा जाए यानी कि वर्तमान में जो नाबार्ड के अध्यक्ष हैं वो कौन है? ठीक है, वर्तमान में नाबार्ड का अध्यक्ष हैं के बी साजी। ठीक है, कौन है? के बी साजी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में करीब 2-3 वीडियो में लगातार बताया। ठीक है फ्रेंड्स, और जिसने वीडियो पिछली नहीं देखी हो तो वो जरूर देखें। ठीक है, यानी कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, इसमें आया बलबन। ठीक है, सिजदा व पैबोस प्रथा किसने चलाई थी? बलबन ने। लोह रक्त नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ठीक है, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 तक। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसमें आया है अनुच्छेद 14 से 18। इसमें क्या बताओ? समानता का अधिकार। क्या है? समानता का अधिकार। ठीक है फ्रेंड्स, और पूछ जाए कि 29 से 30 के अंतर्गत क्या आएगा? ठीक है, 29 से 30 आता है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। ठीक है, और अनुच्छेद 32 में क्या आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि देखो, भारतीय संविधान में, ठीक है, यानी कि मूल संविधान में जो थे वो कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7। ठीक है, कितने मौलिक अधिकार थे? 7। ठीक है, और वर्तमान में जो है मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। क्योंकि यानी कि एक जो था संपत्ति का अधिकार, ठीक है, उसे यानी कि 42वें संविधान यानी कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, ठीक है, उसे मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर किसमें डाल दिया गया? कानूनी, ठीक है, कानूनी कानूनी सूची के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, किसके अंतर्गत डाल दिया? कानूनी अधिकार उसे घोषित कर दिया गया था, और 300 के अंतर्गत शामिल किया गया है। किसे? यानी कि संपत्ति के अधिकार को। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें देखा जाए यानी कि प्रथम आएगा तो 14 से 18 के अंतर्गत समानता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार आएगा तो 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार आएगा तो अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आएगा तो, ठीक है, 25 से 28। ठीक है, और उसके बाद पूछा जाएगा कि संस्कृति व शिक्षा का अधिकार आएगा तो अनुच्छेद 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आएगा तो 32। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कितनी होती हैं? 12। आपको पता चाहिए F1, F2, F3 ये जो की होती हैं कितनी होती हैं? ये होती है तुम्हारी 12। अगर आपके पास कीबोर्ड हो तो देखना आप। ठीक है, यानी कि उन्हें क्या कहते हैं? फंक्शन की। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? इसका सही आंसर आ जाएगा इंटरनेट सर्विस। आपको पता चाहिए वर्ल्ड वाइड वेब किसकी फुल फॉर्म है? ये WWW की। ठीक है, पूछा है कि WWW के आविष्कार कौन थे? तो ये थे टिम बर्नर्स ली। ठीक है, कौन थे? टिम बर्नर्स ली। ठीक है, इनके
यानी कि WWW का आविष्कार कब हुआ था? तो 1989 में। किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम यानी कि गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किस राज्य में हुआ? ठीक है, सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किस राज्य में हुआ? इसका सही आंसर आ जाएगा केरल में। ठीक है, कब हुआ था बताओ? 1977 में। कब हुआ था? 1977 में। और जो यानी कि जो बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे? वो बनाए गए थे आपके मोरारजी देसाई। ठीक है, कौन बनाए गए थे? मोरारजी देसाई बनाए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, गैर कांग्रेसी अगर मंत्री पूछे जाए तो प्रथम कौन थे? मोरारजी देसाई। कब बने थे? 1977 से। कब तक रहे थे? 1979 तक रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 1993 में। अगर पूरी डेट आए तो 12 अक्टूबर 1993 में। अधिनियम पूछा जाएगा तो 92 का। ठीक है, अधिनियम कितना आएगा? 1992 का। और गठन कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? इसका सही आंसर आ जाएगा थार मरुस्थल। ठीक है, थार मरुस्थल पाकिस्तान और भारत में विस्तृत है। ठीक है, यानी कि सर्वाधिक जो जनसंख्या पाई जाती है किस मरुस्थल में पाई जाती है? तो थार मरुस्थल में। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ पड़ता है तुम्हारा? बोत्सवाना में। ठीक है, पूछा कि विश्व का सबसे बड़ा अगर रेगिस्तान आएगा या मरुस्थल आएगा तो सहारा मरुस्थल। ठीक है, सहारा मरुस्थल आता है यानी कि उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है फ्रेंड्स, कालाहारी मरुस्थल भी तुम्हारा अफ्रीका में आता है पर बोत्सवाना में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, और थार भी तुम्हारा एशिया में आता है। ठीक है, गोबी मरुस्थल भी मंगोलिया में आता है जो कि तुम्हारा एशिया में ही पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बहुत है। आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन हिंदी के कराए थे। ठीक है फ्रेंड्स, और 30 क्वेश्चन इसमें जीएस के थे। ठीक है, कितने हो गए तुम्हारे? 50 क्वेश्चन। और 50 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कॉपी में नोट किए होंगे तो मान के चलना करीब 100 प्लस यहाँ आपने क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन का मैंने अच्छे से व्याख्या करके बताया है और हिंदी तो बहुत ही अच्छे से बताई थी आपको। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। ठीक है, आपको प्रत्येक दिन एक वीडियो जरूर मिलेगी। ठीक है, हम संडे के दिन भी वीडियो डालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बहुत है। जय भारत, जय उत्तराखंड।